हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। किए थे आपने कोई होमवर्क वगैरह, क्वेश्चंस किए थे? सर डाउट है उसमें। डाउट है, बताइए, पूछिए। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4.24 जो है, हाँ जी, इलस्ट्रेशन 4. इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 4.24। 4.24, बताइए क्या डाउट है? सर इसमें जो वर्किंग कैपिटल है वो कौन से टाइम पीरियड पे होगी? वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है, ये बताता हूँ मैं। हम जीरो, ये आपकी होएगी जीरो पीरियड में। हर्षिता, जीरो पीरियड में होगी ना, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी और ये भी नहीं दे रखा कि टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, तो जीरो पीरियड पे। तो बट इन्होंने टर्मिनल वैल्यू में भी लिया हुआ है वर्किंग कैपिटल को। टर्मिनल वैल्यू में कहाँ दे रखा है? नीचे दिया हुआ है, टर्मिनल वैल्यू में भी इंक्लूडेड है अमाउंट। ये कौन सी लाइन कह रही हो आप? उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है सॉल्यूशन। तो मैम वो तो टर्मिनल वैल्यू में तो वापस आएगी ना, जब वापस आएगी जीरो पीरियड में कैश आउटफ्लो, फिर टर्मिनल वैल्यू में वापस भी तो आएगी वो। तो टर्मिनल वैल्यू लास्ट स्क्रैप वैल्यू होती है ना न्यू हाँ जी, मशीन। हाँ जी, हाँ जी सर एक मेरा भी है इसमें। हाँ जी। सिर्फ स्क्रैप अमाउंट आएगा ना उसमें। तो स्क्रैप वैल्यू तो प्लांट की हो गई, डिस्पोजेबल वैल्यू बिल्डिंग की हो गई। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के बारे में भी तो मैंने लिखवाया था कि अगर नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल तो 100% रिकवर होगी वो। तो मैंने लिखवाई नहीं थे असम्पशन, अच्छा ठीक याद है। करो। यस और नो? सर जब कमेंसमेंट नहीं दिया होता बिजनेस का तो हम जीरो पीरियड में लेते हैं हाँ जी, वर्किंग हाँ जी। कैपिटल। इसमें आपको जीरो पीरियड इसलिए लेना है क्योंकि ना तो बता रखा है कब वर्किंग कैपिटल चाहिए और ये भी नहीं बता रखा कि कमेंसमेंट कब हो रहा है। तो हम मान के चल रहे हैं आज ही बिजनेस कमेंस हो गया। ठीक है ओके सर। सर एक मेरा डाउट है इसमें। हाँ बोलो मोहित, बोलो। सर ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है, हाँ इसमें जी, जैसे इन्होंने पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर रखा है 2 इयर्स के लिए। हाँ जी, अब आपने ध्यान आपने क्वेश्चन कराया था इलस्ट्रेशन 4.9, उसके अंदर वो हाँ जी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था जिसमें फर्स्ट ईयर के एंड में हो रहा था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ सर जी, उसमें क्यों नहीं करा आपने पीवीएफ से मल्टीप्लाई? मैं तो आपको इसमें भी नहीं करने को कह रहा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप इसमें भी अलग करो। एक फर्स्ट ईयर अलग, सेकंड ईयर अलग, फिर आप अपना उसको मतलब उसके बाद अपना 3 से आगे बनाओ। मेरे को तो ये वाली जो पीवीएफ से मल्टीप्लाई करना होता है, मेरे को ये वाली अप्रोच सही नहीं लगती, इसलिए मैंने ना उसमें कराया था ना इसमें आंसर करवा। दोनों सेम आएगा? हाँ जी, 100% सेम आएगा। ठीक है। अच्छा, मतलब कि इसमें फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई ओ नॉर्मली हाँ, कर आप अपना सब्ट्रैक्ट कर नॉर्मली माइनस सकेंगे। करो उसको सेकंड ईयर के एक्सपेंस में, सेकंड ईयर की इनकम में से। हाँ, बस बहुत हाँ, बस नॉर्मल जो नॉर्मल करो, आंसर आएगा उसका। आपका वो बढ़ अच्छा, जाएगा। पीवी आपको थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा लेकिन आसानी हो जाएगी, मतलब क्लैरिटी रहेगी। वो टेबल बनानी पड़ेगी आपकी जो आपने हाँ बनवाई थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चल। अच्छा। आज हम दो बड़े, मतलब आज हमें 3-4 एक आज और इस चैप्टर को, फिर और डाउट है पूछो। हाँ सर 0.33 जो इलस्ट्रेशन। पॉइंट 0.33, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी है, बोलो। थर्ड पार्ट क्या है ये? ये छोड़ दो, आज करेंगे, वैसे हम आज करेंगे, ये छोड़ दो, कोई नहीं, आज करेंगे वैसे हम ये। ठीक है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हम आज करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की। तो नाउ आज एक दो क्वेश्चन करने हैं पहले बड़े, जो कि बहुत अच्छे हैं, हमारे पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देंगे। तो कम स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4.17। इसके बुक में आंसर प्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत है, हम इसको अपने तरीके से करेंगे। 4.17, चलिए आइए रीड करते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए 4.17 को। A particular project has 4 years life with yearly projected net profit of 10,000 after charging depreciation of 8,000 in order to write off capital cost of 32,000। तो 4 साल की लाइफ है, 32,000 का एसेट है, 8,000 हर साल डेप्रिशिएट करें तो 4 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आउट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट 20,000 इज पेएबल इमीडिएटली। तो जो 32,000 की
हमारी कॉस्ट है उसमें से 20,000 तो अभी पे हो रहे हैं एंड बैलेंस इन नेक्स्ट ईयर, तो 12,000 अगले साल पे हो रहे हैं। उसके अलावा स्टॉक अमाउंटिंग टू ₹6,000 टू बी इन्वेस्टेड इन 0 ईयर, तो वर्किंग कैपिटल में स्टॉक ईयर 0 में चाहिए एंड उसके अलावा डेटर्स भी चाहिए 8,000 के 1 साल बाद। द वर्किंग कैपिटल विल बी recouped मतलब recovered, the working capital will be recovered in year 5. It is expected that, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर हमारी लाइफ तो प्रोजेक्ट की 4 है तो ये 5 साल बाद कैसे रिकवर होएगा, तो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में 5 बार लिखा तो 5 साल के लिए हम करेंगे इसको। It is expected that the machinery will fetch a residual value of 2,000 at the end of year 4, तो मशीन जो है वो 2,000 की हमारी रेजिडुअल वैल्यू होगी। इनकम टैक्स इज पेएबल एट 40%, ठीक है बेटा ये लाइन गलत है इसको ठीक करो। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसएलएम एट 25% पर एनम, इसको डब्ल्यूडीवी की जगह एसएलएम करो यहाँ पे। ओके, इनकम टैक्स इज पेएबल नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल का इनकम टैक्स अगले साल पे किया जाएगा। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन 2000 विल आल्सो बियर टैक्स एट 40%, क्योंकि देखो हम 8,000 की डेप्रिसिएशन लगा रहे 4 साल, तो 32,000 तो पूरा राइट ऑफ कर दिया हमने, तो बुक वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब कोई 0 बुक वैल्यू की चीज अगर 2,000 की बिक रही है तो कैपिटल गेन हो गया 2,000 का, और जब कैपिटल गेन हो जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स भी 40% ही लगेगा। Although the profit is for 4 years, for computation of tax and realization of working capital, the computation will be required up to 5 years, ठीक है, एडवाइज द फर्म। तो बच्चों इसको हम बिल्कुल इसके बुक के तरीके से नहीं करेंगे, बुक में गलत है, हम अपने तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। कैश आउटफ्लोज लिखेंगे पहले हम, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, 2 बारी में जा रही है, कुछ 0 पीरियड में जा रही है, कुछ 1 पीरियड में जा रही है, तो 0 1, तो 20,000 जा रही है 0 पीरियड में, 12,000 जा रही है 1 पीरियड में। ये पीवीएफ फैक्टर्स बाद में लिखेंगे सारे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें एक तो हमारी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो रही है और एक डेटर्स में हो रही है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट 0 पीरियड में हो रही है, 1 पीरियड। हाँ जी बोलो। आउटफ्लो में 1 क्या लिखा है मैम? जो मशीन है पहले की लाइन पढ़ो, उसमें 20,000 तो इमीडिएटली पे हो रहे हैं और 12,000 1 साल बाद पे हो रहे हैं। ओके ठीक है, हाँ जी। तो स्टॉक में कितनी इन्वेस्टमेंट है? स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है 6,000 और डेटर्स में इन्वेस्टमेंट है 8,000। इससे हमारा पीवीसीओ आ जाएगा। पहले बच्चों बताइए यहां तक बात समझ में आ गई सारी? कैश आउटफ्लो समझ में आ गए? अब देखते हैं कैश इनफ्लोस। अभी मत लिखिएगा, मैं टाइम दूंगा, रुक जाइए, अभी आप मत लिखिए। कैश इनफ्लोस सीएफएटी हम अभी निकालेंगे, 5 साल के सीएफएटी निकलेंगे, क्योंकि वैसे 4 साल का क्वेश्चन है लेकिन वो कह रहे हैं कि टैक्स इस साल का अगले साल पे होता है, तो चौथे ईयर का टैक्स 5वें ईयर में जाएगा और वर्किंग कैपिटल भी 5 साल में आ रही है, तो हमारे को 5 साल के सीएफएटी निकालने होंगे। तो 1 2 3 4 5 अभी निकालेंगे, रुक जाइए। उसके बाद टर्मिनल वैल्यू भी है, 2 चीजों की टर्मिनल वैल्यू होगी, एक वर्किंग कैपिटल की, एक कैपिटल एसेट की। तो पहले कैपिटल एसेट की लिखते हैं। कैपिटल एसेट तो 4 साल बाद ही आ जाएगा, क्योंकि 4 साल का प्रोजेक्ट है, तो कैपिटल एसेट तो 4 साल बाद ही आ जाएगा। और जो वर्किंग कैपिटल है वो मेरा 5वें साल में आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है, रिकवर्ड इन 50 ईयर। अगर ये लिखा नहीं होता तो 4 इयर्स ही होते, ठीक है ना। कैपिटल एसेट की स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,000, तो 2,000 ही डाल दी। और वर्किंग कैपिटल की नहीं दे रखी तो हम अपना assumption लगाएंगे 100% रिकवरी। तो वर्किंग कैपिटल में कितने इन्वेस्टमेंट हुई थी? 8 और 6 कितना होता है? 14। 8 और 6 कितना होता है? 14,000।
इन सबको मिला के हमारी पीवीसीआई आ जाएगा। बच्चों पहले बताइए इतना समझ में आया? अब मुझे कितनी वैल्यूज निकालनी है? नहीं सॉरी, कैपिटल एसेट का भी मैं 2000 नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे कैपिटल गेन वाली चीज करनी है। तो मेरे को कितनी वैल्यू निकालनी है? 1 2, मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन मार्क समझ आ रहा है ना? 1 2 3 4 5 और 6। बताइए ये फॉर्मेट समझ में आया आपको? हमें 6 वैल्यूज कंप्यूट करनी है। समझ में आ गया? जल्दी से इसको फिल करिए, पूरा लिखिए और सारे पीडीएफ डालिए। जितना कंप्लीट कर सकते हो उसको कंप्लीट करिए, फिर हम ये 6 वैल्यूज निकालते हैं। समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर इसका IRR 25 है। सर हाँ जी, इसका IRR 25 है। कौन सा? रेट ऑफ रिटर्न। बता मैम। रेट ऑफ रिटर्न 20 नहीं पागल, रेट ऑफ रिटर्न 25 नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न दे ही नहीं, कितनी दे रखी है? नहीं दी। नहीं दे ही नहीं रखी है। तो अब क्या? 10% ले लो क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में 10% का रखी है। मिसिंग होगी इन्फॉर्मेशन, ले लो 10% ले लो। सर हमें बोला कि अगर नहीं गिवन तो 10% अज्यूम हाँ करना। ठीक है, वही आप लिख लो। एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन में 10% लेनी होती है और रेट ऑफ टैक्स 30% लेना होता है। एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन में 2 चीजों की असम्पशन लोगे। रेट ऑफ टैक्स 30%, अगर ये नहीं लिखा कि टैक्स है ही नहीं, अगर लिखा नहीं है कि 0% है तब 30% ले लेंगे। और ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। चलिए अब हटा रहा हूं मैं। नहीं रुको, जल्दी 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 करो। बच्चों पढ़ाई शुरू कर दो, मंडे को टेस्ट है आप लोगों का। ये ब्लैंक होने से कुछ नहीं होएगा। मंडे को टेस्ट है आप लोगों का इस चैप्टर का। पढ़ाई शुरू कर दो। हाँ सर, कॉलेज में है, कॉलेज में है, पता है सर, मत मतलब दो। नहीं है, मैं याद होगा टेस्ट। सर हाँ, वो अगले दिख ही जाएगी। तो भी बहुत सारे असाइनमेंट दिए हुए हैं। भैया अभी अभी तुम करो इसको, बस ये ना हो कि सर हमें सुनाई नहीं दिया, हमें आप म्यूट। मैं पहले बता रहा हूँ मंडे को टेस्ट है। सर बस ये रह गया, ट्यूशन के टेस्ट दो भी ऑनलाइन। तो क्यों नहीं दोगे भाई? देखते हैं सर, इतना देखेंगे। बड़ा टीचर पढ़ा रहा है तो टेस्ट तो बननी गई। टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट वो क्या मजाक बोला? हो रहा है यहाँ टेस्ट पे। नहीं होगा। ऐसे नहीं यहाँ कि क्लासेस टेस्ट मत ले लो। लेके ऐसी तैसी हो रही है। टेस्ट मत लीजिए, टेस्ट नहीं होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर मंडे को ही हमारा कॉलेज में भी है, ये क्या बात ये हो गया, चलो हटाओ मैं इसको। अब देखो हमें 5 वैल्यूज तो ये निकालनी है, एक टर्मिनल वैल्यू निकालनी है, 6 वैल्यूज निकालनी है। तो यहां देखिएगा, अब एक स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ। सर सुनना, अमाउंट में सारा 8 लिखेंगे ना? अमाउंट में सारे 8 होंगे ना? सारे 8 अभी कौन से अमाउंट में? नॉर्मल अमाउंट में, पीवी प्रेजेंट वैल्यू में नहीं, अमाउंट वाले कॉलम में। 8 कौन सा कह रही हो? अभी निकालेंगे ना वो सारे। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 8 कहां से आ गया? अभी वही तो निकालेंगे सारे। हाँ
Statement showing calculation of CF80s. आपको हमें दे स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है ना, मैं हाँ प्रॉफिट दे रखा है ना, ठीक है, ये आ गया। पर्टिकुलर्स इससे हम बिल्कुल अलग करेंगे, इन्होंने जिस तरीके से कर रखा है उससे बिल्कुल अलग करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स 10,000 दे रखा है 4 सालों के लिए, लेस करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 30, वो कितना है 30% या 40%। पहले साल में तो टैक्स होएगा ही नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है टैक्स अगले साल पे हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं इसके बाद आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,000, 6,000, 6,000, 6,000 माइनस 4,000। अब इसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन पहले माइनस हो रखी है 8,000 की डेप्रिसिएशन माइनस कर रखी है हर साल में से, तो हम 8,000 की डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। इस साल में ऐड नहीं करेंगे तो लास्ट में हमारा कितना हो गया, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स 18,000, 14,000, 14,000, 14,000 माइनस 4,000। एक हाँ ठीक है, ये समझ में आई बात, ये CF80 समझ में आ गया आपको। इनको अपने अपने वैल्यूज में डालिए जहां जहां डालना है, इनको वैल्यूज टेबल में डालिए। इनको टेबल में डालिए 1 2 3 4 5 इयर्स में। बोलो मोहित, ऋत्विक बोलो। अगर वो -4,000 है तो आउटफ्लो में नहीं आना चाहिए फिर? सर नहीं सर, है तो आना, तो आउटफ्लो में मत लिखो ना आप, नीचे आपके इनफ्लोज है ना इतने सारे, तो उसमें एक माइनस फिगर का लिख दो, तो पीवीसीआई वो में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि माइनस फिगर हमेशा आउटफ्लो में जाएगी, अगर नीचे कोई इनफ्लो नहीं होता तब मैं आउटफ्लो में लिख देता, लेकिन इनफ्लोज इतने सारे हैं, एक छोटा सा माइनस फिगर आ गया तो वो ऑटोमेटिकली पीवीसीआई में हो जाएगा ना। ठीक है सर, ये माइनस में ही लिखना ही है। ऋत्विक का क्वेश्चन था कि सर इनफ्लो में तो सारे पॉजिटिव फिगर्स होने चाहिए, माइनस का फिगर क्यों आया? तो माइनस में आ रहा है एक साल का प्रॉफिट, तो माइनस में लिख देंगे। हो गया बच्चों, टर्मिनल वैल्यू वाला करें। मोहित हो गया सर? बस एक मिनट। हो गया सर। सबका हो गया बच्चों? शुभम समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। चलिए अभी हमारा खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी टर्मिनल वैल्यू वाला एक चीज बची है। मुस्कान समझ में आ रहा है? यस सर। देखो बच्चों, मेरे को तो हर चीज की स्टेटमेंट बनानी पसंद है, तो एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ
statement showing calculation of net terminal value. देखो आफ्टर 4 years जो हमारा कैपिटल एसेट है उसकी बुक वैल्यू कितनी है? नील है, क्योंकि 8,000 हमने 4 साल में राइट ऑफ कर दिया तो 32,000 हो गया, 32,000 हो गया। लेकिन वो सेल वैल्यू कितनी है उसकी? 2,000 है। इसका मतलब कैपिटल गेन हो रहे हैं 2,000 के, कैपिटल गेन हो रहे तो टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी आपकी, टैक्स लायबिलिटी ऑन कैपिटल गेन एट 40%, 800 रुपए। तो नेट टर्मिनल वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2,000 माइनस 800, 1,200 रुपए। तो आपकी टेबल में जो नीचे टर्मिनल वैल्यू कैपिटल एसेट की लिखनी है वो 2,000 नहीं लिखनी, वो 1,200 लिखनी है। ये समझ में आया सबको? और वर्किंग कैपिटल 14,000 ना? हाँ जी, वर्किंग कैपिटल 14,000। वो तो पूरी की पूरी रहेगी ना। वो तो अगर उन्होंने लिखा नहीं कुछ तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 100% रिकवरी होती है। बेटा मेरे को लग रहा है मैंने आप लोगों को ना पेज बनवाया था कैश सॉरी आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज का। बेटा मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, अगर आपने वो रीड नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, 5 मिनट्स दे रहा हूं, उस पेज को रीड करो एक बार पूरे पेज, तभी आप आगे क्वेश्चंस करोगे। सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, हमारी जो भी assumptions हम लेते हैं वो सारे assumptions उस पेज पे लिखी हुई है। चलिए इसको डालिए उसमें और वैल्यू देखिए, अमाउंट मैच हो रहा है, एनपीवी निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। हो गया ये? देखिए बच्चों, अगर हम पूरे देखो इसका आप आंसर देखोगे, आंसर सेम आ रहा होगा। देखिए इतनी दिक्कत कर रखी है, सब कुछ पता नहीं, कुछ कोई फिगर कहीं ले रखा है, कोई फिगर कहीं ले रखा है। आप अपने फॉर्मेट के साथ चलिए। आउटफ्लोज पहले कैपिटल, फिर वर्किंग कैपिटल। इनफ्लोज पहले सीएफएटीज, फिर टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू में अगेन 2 इनफ्लोज होते हैं, एक वर्किंग कैपिटल, एक कैपिटल एसेट। अगर आप इस फॉर्मेट के साथ चलोगे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन आप आंसर को अपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर लो। अब इनका आंसर देखना, अब इनके आंसर में इतनी कंफ्यूजन है। सर आपकी मेथड से एनपीवी आ रहा है 10,852, बुक में क्या कह रहे हैं? 9,001 गिवन है। आपके मेथड से एनपीवी सर 852 आ रहा है, 10,852, बुक ठीक है। में 901 है, 10,901। मेरा 852 इनका 901 आ रहा है, इतना फर्क है। हाँ वो सर वो उसमें हो सकता है किसी पीवीएफ फैक्टर में कोई राउंड ऑफ में गलती हो सकती है, और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो मेरा नहीं आ रहा सेम। जितना मोहित का आ रहा है वही आ रहा है ना? नहीं वो भी नहीं आ रहा, मेरा तो 11,000 आ रहा है। 11 एक बार और बच्चों को कर दो बेटा, आप अपने कैलकुलेशंस को देखो, कहीं ना कहीं आपकी पीवीएफ फैक्टर तो नहीं अलग अलग दे दिया आपने, बुक से पीवीएफ फैक्टर मैच करो। नहीं आ रहा है। रिट्रिक आपका सेम है? हाँ तो देखो बच्चों, अब एक का सेम आ रहा है, एक का कुछ आ रहा है, एक का कुछ आ रहा है, ऐसे भाई वो ग्रुप पे फोटो भेजो यार। रिट्रिक एक बार फोटो भेज दो ग्रुप पे या शेयर कर दो स्क्रीन पे। तो ईयर 4 में 16,000 बनेगी। ईयर 4 में 16,000 हो गया होगा अमाउंट। नहीं 16,000 थोड़ी ना, कितना था हमारा 14,000 होएगा बेटा। फिर आप गलत कर रहे हो, मैंने 14 लिखा है ना, 16 क्यों लिखा है? वो तो बुक में उन्होंने गलत कर रखा है। 16 लिखा है मैंने, 14 ही किया है। हाँ 14 ही है। हाँ मैंने बोला ना हमारी प्रेजेंटेशन अलग है।
कोई भेजना। किसका? एक बार ऋत्विक ग्रुप में फोटो भेज दो। सर मेरा भी यही आ रहा है, जिसका ऋत्विक का आ रहा है, हम दोनों को सेम आ रहा है। ठीक है, बस इतना चीज चलता है। वो पीडीएफ में दिक्कत होगी आपकी, कहीं ना कहीं पीडीएफ में गलती हो सकती है। वाइब्रेट पे रखो। हो गया बच्चों सबका? किसी का मैच हो रहा है वैसे एग्जैक्टली? सर है तो सेम मेरा भी। बोलो क्या कह रही हो? सेम है सेम किससे? इनसे। मोहित वगैरह से ना? हम्म। हाँ बस ठीक है। वो आपने मैच किया और कोई कहीं ना कहीं पीवीएफ फैक्टर में कोई फर्क होएगा, और कोई बात नहीं। कहीं हो सकता है आपने राउंड ऑफ में 683 684 ले लिया हो किसी वैल्यू में, ठीक है? पीवी अभी सेम ही है सर इनकी जो हमने लिए है। नहीं तो बस ठीक है, नहीं आप वैल्यू सही है, कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। छोड़ दो, तो इतना चलता है, 50 रुपए का फर्क चलता है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इलस्ट्रेशन 4.22, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इलस्ट्रेशन 4.22 अब दिखा होगा, इस क्वेश्चन में गलती दिखा होगा, लिख रहा है 9.5 प्लस 3.5 प्लस 10.5 लिख रहा है। कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए, और 13.5 लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन में दिखा होगा। तो हो सकता है इसका भी आंसर वही आ रहा हो जो आपका है, टाइपिंग एरर हो। अभी दिखा होगा इस क्वेश्चन में, लिख 10.5 प्लस 3.5 रहा है, दैट इज 14, होना भी 14 चाहिए। क्वेश्चन 13.5 से कर रखा है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। 4.22, modern enterprises is considering the purchase of a new computer, important mark करिए, new computer system for its research and development division which would cost it 35 lakhs। तो एक नया कंप्यूटर लगाना चाहता है 35 lakhs का। The operation and maintenance cost excluding depreciation are expected to be 7 lakh per annum। तो हर साल 7 लाख की कॉस्ट चलेगी excluding depreciation। It is estimated that the useful life of the computer will be 6 years, at the end of which it will be sold for 1 lakh। तो 6 साल के बाद उसकी 1 लाख की स्क्रैप वैल्यू। The tangible benefits expected from the system in the form of reduction in design and draftsmanship। तो इससे फायदा क्या होगा? मतलब कंप्यूटर लगा तो लिया 35 लाख का, बट उससे फायदा क्या होगा कि हर साल 12 लाख रुपए की सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है? बिसाइड्स दिस, जो हम पुरानी ड्राइंग्स वगैरह बेचेंगे एंड फर्नीचर इनिशियली बेचेंगे, वो इनिशियली 9 लाख का बिक जाएगा, जो पुराना सामान बेच रहे हो। Capital expenditure in research and development would attract 100% write off for tax purpose। बेटा यहाँ पे ना लाइन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट करो। for tax purpose in the very first year, ये वर्ड मिसिंग है, लिखो जरा वहां पे। Capital expenditure in research and development would attract 100% write off for tax purposes in the very first year, लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। The gains arising from the disposal of used assets may be considered tax free। तो मतलब जो हम अभी एसेट 9 लाख का बेच रहे हैं, जो पुराना फर्नीचर 9 लाख का बेच रहे हैं, उसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं निकालना। The company's effective tax rate is 30%, रेट ऑफ रिटर्न 12% है। बताइए कि क्या हमें इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अपने इसको। पहले फॉर्मेट बनाइए, अभी आप नहीं लिखेंगे, अभी आप सिर्फ देखेंगे। सबसे पहले कैश आउटफ्लो। देखो जब कैपिटल गेन नहीं है तो मैं यहीं पे कर सकता हूँ सारी वर्किंग। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितने का? 35 लाख लेस कॉस्ट ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सॉरी स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर 9 लाख।
तो ये 26 लाख हो गया, ठीक है। ये 0 पीरियड पे 26 लाख हो जाएगा। कैश आउटफ्लो बस यही है, तो पीवीसीओ जो भी आएगा 26 ही आ गया बेसिकली। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं कैश इनफ्लोस। CF80s 6 साल का प्रोजेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज निकालेंगे अभी। उसको टर्मिनल वैल्यू है 6 साल बाद, क्योंकि उसने बोला है कि आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं निकालना, तो सीधा 1 लाख लिख देते। ठीक है, तो 1 लाख जो भी पीवीए फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो आ जाएगा, तो हमारा पीवीसीआई आ गया। उसके बाद एनपीवी आ जाएगा। पहले इस फॉर्मेट को कॉपी करिए, फिर हम ये वैल्यूज निकालते हैं 6 साल की। अगेन हम इसको बुक से अलग करेंगे। चलिए बच्चों, हो गया, हटा दे। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे बोलिए। फर्नीचर की वैल्यू हमने उसमें कॉस्ट कंप्यूटर में थोड़ी कम कर दी, ऐसे कुछ भी हम बिक्रा कम कर सकते हैं? क्या मतलब कह रहे हो? कॉस्ट? हाँ, क्या कह जैसे रहे हो? जैसे हमने सेल वैल्यू उसकी कम कर दी 9 लाख से कंप्यूटर की, हाँ पर ये तो हाँ, फर्नीचर है, वो नहीं है। जैसे नई मशीन की बजाय हम पुरानी मशीन बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट कम करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि मशीन के बदले मशीन बेचते हैं। हाँ, अच्छा, तो जैसे तो ऐसे बेटा कुछ भी देखो, आप नहीं बेच नहीं, के कर सकते आप हैं। ऐसे समझो, ये तो यार ऐसे समझो आप इसको, जैसे मान लो आपके पास कोई आपको कोई, जैसे मान लो विजय सेल्स पे कोई बड़ी चीज सब अच्छी लगी, लेट अस अज्यूम कोई माइक्रोवेव अच्छा लगा, तो आप माइक्रोवेव लेने गए, वो 25,000 का था। अब आपने कहा कि मेरे घर में एक वो पड़ा हुआ है, एक कुछ भी ले लो, एक छोटा लैपटॉप पड़ा हुआ है, बहुत पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ है, क्या आप ले लोगे वापस उसको? तो उसने कहा मैं ले मतलब लूंगा। कुछ भी तो कर बेचते हैं, कुछ सकते भी हैं। ऐसे कर सकते हाँ हैं, ये हाँ, कर कुछ भी सकते। अगर कुछ बिक रहा हो तो। कैपिटल एसेट होना चाहिए, बस कैपिटल एसेट होना अच्छा, चाहिए। ठीक। चलिए आइए, तो अब हमें ये वैल्यूज निकालनी है। अगेन एक स्टेटमेंट बनाएंगे, बिल्कुल अलग करेंगे बुक से, और लेकिन इजी तरीके से करेंगे। कितने साल है? 6 साल है ना, 6 साल। देखो सेविंग्स कितनी हो रही है कॉस्ट में, हर साल सेविंग्स कितनी हो रही है? 12 लाख की।
ठीक है, लेस कर दिया इसमें से डेप्रिसिएशन। अब देखो उसने बोला 35 लाख की जो इन्वेस्टमेंट हमने की है वो सारी की सारी पहले साल में डेप्रिशिएट कर सकते हो आप, तो मैंने 35 लाख का 35 लाख पहले साल में डेप्रिशिएट कर दिया। ये जो लाइन लिखी थी ना, इट विल अट्रैक्ट 100% डेप्रिसिएशन इन द वेरी फर्स्ट ईयर। तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 माइनस 35, 23, 12, 12, 12, 12, 12। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कितना वो कितना है, टैक्स कितना है इसका 30%, 30% टैक्स है, तो ऐड करते हैं, लेस करते हैं टैक्स। हाँ, एक मिनट, इसमें एक चीज हमने और रह गई, हमारी गलती होगी। इसमें कॉस्ट भी तो माइनस करनी है, 7 लाख की कॉस्ट भी तो माइनस करनी है, सॉरी, जो हमारी रनिंग कॉस्ट है वो हमारी गलती से रहे। समझ आ गई कौन सी कॉस्ट है बच्चों, ये कॉस्ट समझ में आ गई? ठीक है ना, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करते हैं, पहले साल तो सेविंग होगी, टैक्स सेविंग, और हर साल टैक्स लायबिलिटी होगी। ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, देखिए समझ में आ गया बच्चों, ये वैल्यूज हमारी फाइनल टेबल पे चली जाएगी। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, पहले ये समझ आ गया, इसको कॉपी करिए, इन वैल्यूज को फाइनल टेबल में डाल के आंसर निकालिए। मैं आपको दो चीजें बुक से कुछ पढ़वाऊंगा, पहले बताइए समझ में आ गया सारा? इधर आप एक और कॉलम बना सकते हैं अगर चाहो, तो यहाँ पे एक और कॉलम बना सकते हो CFBT का, CFBT में से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ तो पीबीटी आ गया, अगर चाहो तो, नहीं बनाना चाहते तो मत बना। निष्ठा समझ में आया? हाँ जी। प्रशिता? यस सर। चलिए जल्दी से करिए। शिवानी समझ में आ रहा है? यस सर। माना मेरे से कम गलती होती है, लेकिन अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप मेरे को बता सकते हो ना।
हो गया बच्चों? नेगेटिव आ रहा है एनपीवी। पहले साल का नेगेटिव आया नहीं, नेगेटिव तो नहीं आ रहा, कैसे नेगेटिव आ जाएगा? क्या नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है क्या? एनपीवी। एनपीवी तो नेगेटिव आ सकता है, एनपीवी तो नेगेटिव आ ही सकता है, उसमें क्या बात हो गई? पर सर हाँ मैं तो आप डरा क्यों बुक में भी नेगेटिव है, बुक में भी नेगेटिव ही बुक में भी तो नेगेटिव है 2,17,000। तो सर उससे मैच नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है मेरा। 225,600। हैं जी? 225,600। सर मेरा तो टू- 172,450 आ तो रहा है। भैया बच्चों बुक में तो गलत कर रखा है ना, बुक को छोड़ दो, बुक में तो मैंने कहा ना गलती दिखा देता हूँ आपको, बुक में गलत है, अच्छा मेरा बुक में तो गलत कर रखा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? कितना आ रहा है ऋत्विक? 172,450। हाँ मेरा भी यही आ रहा है। आप सबका मैच होना चाहिए बस। ग्रुप मैं बुक में आपको गलती दिखाऊंगा ना अभी, लेकिन पहले मेरे को आपको शॉर्टकट बताना है, इसको करने का एक तरीका शॉर्टकट दिखाता हूँ तुम्हें। ये सबका हो गया, मुस्कान ये हो गया। अब देखो बच्चों, अगर आपने नोटिस किया तो पहला साल तो अलग है और 2 से लेके 6 तक के सेम है ना? तो आप हर को पीवीएफ से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर देखो हमारा कितना था, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना था इसमें, आर कितना था? 12। तो आप क्या करिए, 1 डिवाइड बाय 1.12, 6 साल का, सुनो 6 बार निकाल लो उसको, पहले एक बार एक का डिवाइड किया तो ये लिख लो 0.892 का, ये लिख के रख लो एक बार, ठीक है? उसके बाद 6 एक बार हो गया, 5 बार और करेंगे, 2 3 4 5 6, ये 6 बार का हो गया, जीटी दबा दिया, ये 6 बार का पीवीएफ आ गया, इसमें से माइनस कर दो 0.892 जो हमारा पहले साल का था, तो ये तुम्हारा कितने साल का हो गया, 2 से लेके 6 इयर्स तक का हो गया। तो तुम इनपुट 3.5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये समझ में आई बात? है ना? अगर तुम्हारे को थोड़ा बहुत दिमाग चल जाए तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि पहले वाले साल में तो पीछे से पीवीएफ लिख दिया, फिर सेकंड से 6 के लिए 6 का पीवीएफ ले लिया और उसमें से 1 साल का पीवीएफ माइनस कर दिया, तो आपका 2 से लेके 6 तक का पीवीएफ बन गया। ये बात समझ में आई? एनपीवी कितना आ रहा है? ठीक है ना? तो इससे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो अपने इस कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन तो इतनी रहेगी बट वो बाद में जो टेबल में आप हर को पीवीएफ से मल्टीप्लाई करोगे वो हम शॉर्ट कर सकते हैं। एनपीवी कितना है ऋत्विक बताइए। एनपीवी कितना आ रहा है वो बताना। 172,450। एक मिनट, तेज बोलो 172,450। 172,450 नेगेटिव। यस सर। अब मैं आपको गलती दिखाता हूं बुक में, देखिए अगर आप देखोगे इस पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 89 पे देखो क्या लिख रहा है वो, द टोटल कैश फ्लोज फॉर द ईयर 1 वुड बी 13.5 लाख, ब्रैकेट में लिख रहा है 10.5 प्लस 3.5, 10.5 प्लस 3.5 कितना होता है, 14 लाख होता है, जो हमने 14 लाख से ही किया है, उन्होंने क्वेश्चन 13.5 लाख से कर रखा है, तो जब 50,000 से आप क्वेश्चन को कम कर दोगे तो 50,000 से तो फर्क आ ही जाएगा ना, तो कितना फर्क आ जाएगा आपको, 50,000 से आपका फर्क कितना आ रहा है मैं बता भी देता हूँ, 50,000 कुछ करीबन आपका इतना फर्क आ रहेगा, 46,000 44,650 का फर्क आ रहेगा। वेट आई टेल यू, एग्जैक्टली बुक से मैच हो जाएगा अगर वो ये गलती ना करते तो, 2,17,000। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ऋत्विक एक बार भेज ग्रुप पे। हाँ जी ऋत्विक को बोल रही फिर ग्रुप पे भेज। ऋत्विक भेज दो, फोटो भेज दो बेटा। चले आगे बढ़े, एक बार 2 मिनट दे रहा हूं, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ कर लीजिए। शुभम समझ आ रहा है? हाँ जी सर समझ आ रहा है। बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा पीबीपी का, बहुत सिंपल है, आप खुद ही करोगे। 4.14 पे आ जाओ, जिसका हो गया वो शुरू करे। 4.14 पे पीबीपी का क्वेश्चन है, पे बैक पीरियड का, आप करिए, खुद करना है, बहुत इजी है, थोड़ा सा चेंज होएगा। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी कंपनी wants to replace the manual operations of a new business.
there are two alternatives, X and Y. Using payback period, tell the most profitable. आपको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 9000 X की, आपको लाइफ दे रखी है 4 years, आपको सेविंग्स इन कॉस्ट दे रखी है 500, आपको सेविंग्स इन वेजेस दे रखी है 6000, आपको एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस दे रखी है 800 और एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन दे रखी है 1200. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाइए. ऐसे वाई का डाटा है, मेरे को दोनों की पेबैक पीरियड निकाल के दिखाइए. कौन सा क्वेश्चन? 4.14. आगे बढ़े, हो गया, जल्दी करो. सर इसमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे नहीं करना है इसको. क्या क्या क्या? जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे नहीं करना है इसको. वैसे नहीं करना बेटा, पेबैक पीरियड है जो फर्स्ट क्लास में किया था. आउटफ्लोज अपॉन वो, सॉरी क्या कहते हैं उसको, आउटफ्लो अपॉन इनफ्लो, वो निकालना है. कोई डिस्काउंटिंग थोड़ी ना करनी है इस पे. ठीक है. ये तो नॉर्मल पेबैक पीरियड का क्वेश्चन दे रहा हूं, दिया मैंने. याद करो, पीछे पेजेस फ्लिप करके देखो. हो गया? हाँ जी, समझ में आ गया निष्ठा? हाँ जी. चलिए आइए इलस्ट्रेशन 4.15 देखते हैं. छोटा सा पॉइंट है इसमें, बहुत छोटा सा. हो गया ना 4.14 सबका? ओके, देखिए क्या दे रखा है. RST लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बिल्कुल सेम है, दोनों में से एक को चूज करेंगे, ईदर ए और बी. ए एंड बी. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल. आपको दोनों की कॉस्ट दे रखी है, लाइफ एनुअल कैश एक्सपेंस दे रखी है, लाइफ दे रखी है और सैल्वेज वैल्यू दे रखी है. अदर इंफॉर्मेशन, टैक्स रेट 40% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है. इवैल्यूएट द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल फ्लोज. बेटा इंक्रीमेंटल फ्लोज के बेसिस पे हमें इसको करना है. तो यहां देखिएगा, अभी आप मत लिखना कुछ भी, यहां देखिए. अब हमें सिर्फ इसमें आउटफ्लो दे रखा है, इनफ्लो के नाम पे सिर्फ एक वो दे रखी है, टर्मिनल वैल्यू. तो अब जैसे ऋत्विक का क्वेश्चन था कि आउटफ्लोज तो आउटफ्लो में लिख दिए, इनफ्लो तो इनफ्लो में लिखने चाहिए, लेकिन जब इनफ्लोज और है ही नहीं मेरे पास, तो मैं सिर्फ टर्मिनल वैल्यू के लिए तो इनफ्लो का कॉलम नहीं बना सकता ना. तो मैं इसको आउटफ्लो में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि आउटफ्लो में हम एक्सपेंस लिख रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, सारे पैसा जा रहा है आउटफ्लो. और इन टर्मिनल वैल्यू रिकवरी वो इनफ्लो होती है. तो अगर आउटफ्लो में लिख रहा हूं तो उसमें से टर्मिनल वैल्यू को मैं माइनस में लिख दूंगा. और अगर कैश इनफ्लोज होते हैं मेरे पास, तो मैं नॉर्मली इसको नीचे लिख देता कॉलम में. तो इसमें हम पीवीसीओ ही निकालेंगे, हम इस पे एनपीवी नहीं निकालेंगे. हम सिर्फ पीवीसीओ निकालेंगे दोनों के और कंपेयर कर लेंगे किसका पीवीसीओ कम है. ठीक है, आइए
तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी प्रोजेक्ट ए 5 हमारी कॉस्ट क्या है 5 लाख, ठीक है। और प्रोजेक्ट बी की कॉस्ट कितनी है 7 लाख, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कैश आउटफ्लोस, एनुअल कैश आउटफ्लोस। या आप ऐसा करिए इसको, इसकी भी एक स्टेटमेंट बना देते हैं, पर्टिकुलर्स टाइम पीवी फैक्टर, इसमें हम प्रोजेक्ट एक्स कर देंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट वाई। प्रोजेक्ट एक्स के हम 2 कॉलम बना लेते हैं और प्रोजेक्ट वाई के 2 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स टाइम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी। सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट कितना है 5 लाख 7 लाख, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं एनुअल कैश एक्सपेंसेस, एनुअल कैश एक्सपेंसेस मैं इसकी अभी वर्किंग करूंगा, इसकी 10 साल के लिए लाइफ, ठीक है ना। अभी इसका पीवीएफ भी लिखना है हमें, अब इसकी वर्किंग करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद लेस कर देते हैं इसमें से, लेस टर्मिनल वैल्यू, क्योंकि टर्मिनल वैल्यू है सिर्फ इनफ्लो में और कुछ तो है नहीं इनफ्लो में। तो पहले की 80,000 है और दूसरे की 1 लाख है, और ये कब होगी 5वें साल के बाद, तो वो आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा पीवीसीओ। जल्दी से सब फॉर्मेट लिख कॉपी करिए, समझ आ गया फॉर्मेट? शिवानी फॉर्मेट समझ में आ गया? आप इसको अलग अलग भी बना सकते थे एक्स और वाई का। हाँ जी। मैंने अभी अभी इन्होंने बोला सर वो 10 साल नहीं होएगा? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने बोला इंक्रीमेंटल बेसिस पे होना चाहिए, मैंने अभी इंक्रीमेंटल बेसिस पे नहीं किया, मैंने अभी अलग अलग किया। कुछ पूछ रहे थे मोहित, क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि टर्मिनल वैल्यू 10 साल नहीं होएगी टाइम में? ओ हाँ सॉरी, इन्होंने क्वेश्चन बोला है हमें बी ओवर ए करना है। मैं अभी बी ओवर ए नहीं कर रहा, मैं पहले ए लिख कर रहा हूँ, फिर बी कर रहा हूँ, और फिर मैं बाद में बी ओवर ए बना दूंगा, ठीक है। पहले ये दोनों समझ आ जाए हमें। चलिए आइए अब ये 2 वैल्यूज निकालते हैं। हो गया? Calculation of annual cash expenses. सबसे पहले लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। ओल्ड मशीन सॉरी पुरानी एक्स मशीन की क्या लाइफ है 5 इयर्स। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू कितनी है 80,000, लाइफ 10 इयर्स, और एक्स की और वाई की कितनी है 7 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 10 इयर्स,
ठीक है, तो कितनी आ गई 420, 42,000 और 60,000, 42,000 और 60,000। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका सॉरी हाँ डेप्रिसिएशन नहीं, ये तो एक्सपेंस है ना, ये तो एक्सपेंस है, इसमें ऐड हो जाएगा ना, सॉरी एक्सपेंस सर एक्सपेंस में से ही माइनस कर रहे हो हाँ एक्सपेंस है, वही गलत ऐड हो जाएगा ऐड। तो 1,42,000 और ये हो गया 1,80,000। अब क्या करेंगे हम इसमें से, इसमें टैक्स की सेविंग हो जाएगी हमारी, लेस टैक्स सेविंग। तो टैक्स सेविंग कितना परसेंट है टैक्स, 40%। तो पहले का आ गया 56,800 और दूसरे का है 72,000। ये माइनस कर देंगे, खर्चे में से सेविंग हो रही तो माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 43,200 और 48,000। इसमें से अपनी डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना कितना आ गया, ये 43,200 में से 42 गया तो आ गया हमारा 1200 और यहाँ माइनस आ गया 12,000। इसको टेबल में डालिए, दोनों वैल्यूज को टेबल में डालिए, इन दोनों वैल्यूज को टेबल में डालिए, उनसे मत मैच करना। उन्होंने बस ये किया है कि जो टर्मिनल वैल्यू है वो भी इसमें लिख दी है, हमने टर्मिनल वैल्यू अलग से दिखा दी, बस वही फर्क है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। सर इसका पीवीएफ सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गलत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे, वो 48,000 नहीं है, वो 1,08,000 होगा। कहाँ पे एक मिनट रुको, 1 प्रॉफिट लाख आफ्टर टैक्स वाई प्लस का 42,000 ये आ गया। अच्छा एक मिनट, ये वाला ओ वाई का नहीं, इसका भी तो गलत है। अब सही है, अब सही है। अब सही है। जब कंप्लीट हो जाए बताना मेरे को, अभी इसमें एक छोटी सी चीज और बतानी है। तो 1 to 10 का पीवीएफ कैसे निकलेगा? किसका? टैक्स में तो डेप्रिसिएशन ऐड करना चाहिए ना कैश फ्लो के लिए। तो मैम सर कर तो दिया, इन्होंने भी कर रखा है, हमने भी तो कर दिया, ऐड ही तो किया है। हमने तो माइनस कर है ना सर। भाई एक बात बता, ऐसे सुन ऋत्विक, ऐसे सुन, पहले हम क्या करते थे, इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, बाद में ऐड कर देते थे, यही करते थे। हाँ अभी ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस में पहले ऐड होगी बाद में माइनस होगी, उल्टा नहीं हो जाएगा? तो सर उसको फिर भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही बोलेंगे। इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बोलेंगे, इसको आप कुछ मतलब इसको हम कुछ भी नहीं बोला, ऐसे लिख लो, कैश एक्सपेंसेस, नेट कैश एक्सपेंसेस लिख लो, बस खत्म। कैश एक्सपेंस बोल दिया ना, कैश। तो पीवीएफ हैं जी? पीवीएफ हाँ पीवीएफ कैसे निकलेगा, 12% दे तो रखा है। 1 to 10 इक्वल निकालेंगे क्या इसमें? 1 to 10 एक बार सारे क्यों निकालने जी, यूज करो पीवीएफ टेबल यूज करो। वही, हाँ जी हाँ वही ठीक है। ठीक, ऋत्विक समझ आ गया? यस सर।
बेटा उल्टा हो जाएगा, हम एक्सपेंस में से एक्सपेंस थोड़ी ना माइनस करेंगे, एक्सपेंस में से एक्सपेंस ऐड हो जाएगा और जो ऐड हुआ माइनस हो गया बाद में। मोहित समझ आया? यस सर। वत्सल? यस सर। सबको समझ में आ गया ये? अभी उसमें क्या करना है, जो तुम्हारी मेन टेबल बनी है, जो मेन टेबल बनाई थी ये ली दूसरी वाली, उसमें एक और कॉलम बना दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों। जो उसी में जो मेन टेबल है उसमें आप एक और कॉलम बना लो y ओवर x। तो आपकी जो जो वैल्यूज है y माइनस एक्स कर करके यहाँ लिख दीजिए, उनको फाइनली आंसर इस फॉर्म में चाहिए बस। तो मैंने x अलग से कर लिया, y अलग से कर लिया, y ओवर x का बना लीजिए कॉलम y माइनस एक्स। शुभम समझ आ गया? हाँ जी सर। बस एक क्वेश्चन और कराना है, उसको तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वो भी 2 मिनट का क्वेश्चन है बच्चों। आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। सर आप तो कहते फ्राइडे को खत्म होएगा। हाँ बेटा फ्राइडे को लग रहा था, बट मैंने आप लोगों को अंडर एस्टिमेट किया, आज ही हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, जो इसका दूसरा चैप्टर है ना, चैप्टर 2, वो हम फ्राइडे को करेंगे। ओके। तो हमारे दोनों ही खत्म हो जाएंगे। हालांकि चैप्टर 2 अब आप खुद कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर 2 इसी का बेसिक होता है। अब हमने ये कर लिया तो बेसिक तो ऑब्वियसली कर ही लेंगे, लेकिन हाँ एक क्लास और लगा के और अच्छे से कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे देखना एक बार, एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक हेडिंग चलो छोड़ो, यहाँ देखिए जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं, जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं उनको हम 2 तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं। जो हमारे अनसर्टेन कैश फ्लोज होते हैं, अनसर्टेन कैश फ्लोज, उसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करके, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सर्टेन कैश फ्लोज बना सकते हैं। सर्टेन कैश फ्लोज मतलब ये तो मिलेगी ही मिलेगी, और जब मेरे को सर्टेन कैश फ्लोज आ गए मेरे पास, तो उसको मैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करूंगा, कर सकता हूं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये रिस्क फ्री कैश फ्लोज हो गए, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से मैं डिस्काउंट कर सकता हूं। और दूसरा तरीका है क्वेश्चन को करने का कि इसको आप ऐसे रहने दो, अनसर्टेन ही रहने दो, कैश फ्लोज को अनसर्टेन ही रहने दो और उसको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब जो हम रिस्क को ले रहे हैं, इसमें हमने कैश फ्लोज को रिस्क के हिसाब से वो कर लिया, चेंज कर लिया। इस मेथड में इसको हम कहते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड। इस मेथड में हमने डिस्काउंट रेट को, इस मेथड में हमने डिस्काउंट रेट को रिस्क के लिए एडजस्ट कर दिया, डिस्काउंट रेट, ठीक है ना। तो एक कैश फ्लोज को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। कैश फ्लोज को सर्टेन बना के रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर कैश फ्लो को वही रहने दें अनसर्टेन और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का एक क्वेश्चन किया था, आज की क्लास में इसका एक क्वेश्चन करेंगे। 1 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 लाइन का। इस क्वेश्चन को करके ये टॉपिक भी फिनिश कर देंगे, खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। आइए जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर लिखते तो दो। हाँ लिख लीजिए इसको, 4.32 पे आइए एक बार।
चलिए बच्चों, आइए क्लास लिख लिया सबने? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बस मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे अपने घर पे। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 4.32। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। आपको कैश आउटफ्लो दे रखे हैं 1 लाख, 120, 210, तीन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट लाइफ दे रखी है तीनों की 5 साल। आउटफ्लोज दे रखे, इनफ्लोज दे रखे 30,000, 42,000 और 72,000। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हमें ये पता लगाना होता, हमें ये पता चलता है कि हमारा डिस्काउंट रेट क्या होएगा। नीचे देखो, द कंपनी सिलेक्ट्स द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ए जो प्रोजेक्ट है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.4 है, इसलिए उसके लिए डिस्काउंट रेट कौन सा लगेगा? 12%। नीचे टेबल में दे रखा है। जो 0.8 है बी वाला, उसके लिए डिस्काउंट रेट हो जाएगा 14%। जो 1.2 है उसके लिए डिस्काउंट रेट हो जाएगा 16%। तो बेसिकली आपको पहले वाले को ए को 12% लेके करना है, दूसरे वाले को 16% लेके करना है, और दूसरे वाले को 14% और तीसरे वाले को 16% लेके करना है। तो 3 एनपीवी निकालने हैं आपको। समझ आ गया? फिर एक और बार बता दो। एक और बार चलिए। आपको मैम आउटफ्लो दे रखी है 1 लाख, प्रोजेक्ट लाइफ दे रखी है 5 इयर्स की, और हर साल के इनफ्लो दे रखे हैं 30,000। अब हमें ये नहीं पता कि इसको किस परसेंटेज पे डिस्काउंट करें, तो उसमें नीचे दे रखा है सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, और नीचे एक लाइन लिखी हुई है दैट द कंपनी सिलेक्ट्स द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से वो आरएडीआर, अपना रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट चूज करती है। तो पहले वाले का ए प्रोजेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.4 है। अब मुझे नीचे देख के बताओ टेबल में निष्ठा, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.4 है तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कितना होना चाहिए? 12%। बस तो आपको 12% पे करना है, और अंदर आपको 12% पे पीवी एएफ भी दे दिया टेबल के अंदर ही, तो 2 लाइन में बन जाएगा आपका ये। बताइए, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया? जल्दी से करिए, 3 लाइन में क्वेश्चन को कंप्लीट करिए जल्दी से। तीनों के 3 एनपीवीज निकालने हैं आपको। आप एक ही टेबल में भी कर सकते हो, अलग अलग टेबल में भी बना सकते हो। उसके बाद शिवानी का एक क्वेश्चन था जो उसने स्टार्टिंग में पूछा था, शिवानी ने पूछा था शायद, वो थर्ड पार्ट वाला, तो मैं वो बताऊंगा कि उसका आंसर क्या। और बच्चों आपको क्या लगता है 21 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे? नहीं। अच्छा, वो तो वॉलंटरी बेसिस पे है ना। ऑलरेडी कह रहे हैं ना 9 to 12 के बच्चे तो आ सकते हैं, मतलब अगर वो मर्जी है तभी आएंगे ना। मर्जी तो है। और आप में से कोई गया तो नहीं था मूर्थल पिछले हफ्ते? 6 ढाबे सील हो गए वहां पे। थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, 3600 केसेस आया कल, 3609। हो गया? चलिए बच्चों, आइए, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 4.33, उसका थर्ड पार्ट था, इफ द कंपनी वांट्स टू यूज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड, व्हिच प्रोजेक्ट वुड बी एनालाइज्ड एट विद अ हायर रेट। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में जिसमें ज्यादा रिस्क होता है उसका रेट हायर होता है, जिसमें कम रिस्क होता है उसका रेट कम होता है। अब आप लोग मेरे को देख के बताइए 33 में कि किसका रिस्क ज्यादा है, प्रोजेक्ट ए के का रिस्क ज्यादा है, प्रोजेक्ट बी का रिस्क ज्यादा है। प्रोजेक्ट ए के सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एनालिसिस है 80%, 70%, 50%, और प्रोजेक्ट बी का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एनालिसिस है 90%, 80%, 60%। तो आपके हिसाब से रिस्क किसमें ज्यादा है? ए में। आपके हिसाब से रिस्क किसमें ज्यादा है, ए में या बी में? ए में।
ए में, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटीज कम है इनफ्लोस की, तो इसलिए ए प्रोजेक्ट को हायर रेट से डिस्काउंट करेंगे। समझ में आ गया? नहीं, फिर से बोलो, मैं वो कर रही थी। बेटा देखो, इस क्वेश्चन को 4.33 जो कल हमने आपको होमवर्क दिया था सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एनालिसिस का था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को RADR से करना होता तो प्रोजेक्ट ए और बी में से कौन से प्रोजेक्ट के लिए हायर डिस्काउंट रेट यूज होता। तो सिंपल सा फंडा है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की होगा उसके लिए हायर रेट यूज होता है, क्योंकि ज्यादा हायर रेट होएगा तो वो PVAF कम होएंगे, तो हमारे NPV आने के चांसेस कम होएंगे, नेगेटिव आ सकता है। ठीक है ना? अगर कम रेट होएगा तो पॉजिटिव आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो हम गलत प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर अब आपके सामने CE दे रखे एक प्रोजेक्ट में कह रहे हैं कि 3 साल का जो इनफ्लोज है वो 90, 80, 70% मिल सकते हैं, और दूसरे प्रोजेक्ट में कह रहे हैं 80, 70, 60 मिल सकते हैं। तो मेरे को बताओ कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्कियर है? बताओ। ए है ना? सॉरी, ज्यादा, हाँ नहीं, रिस्कियर कौन सा है ज्यादा? ए है। मैंने गलत बोल दिया, मतलब मैंने गलत बोल दिए। जिसके CE वो है कम है, जिसके CE कम है वो ज्यादा रिस्कियर है, तो उसको हम हायर रेट से डिस्काउंट करें। ठीक है? इसमें दे रखा है 0.875 और 0.986, तो इसमें रिस्कियर ज्यादा कौन सा है? ए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वो ज्यादा रिस्की होता है। कौन सा? जो ज्यादा रिस्की होता है उसके रेट कम होते हैं। नहीं, अच्छा हाँ, उसके CE सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एनालिसिस कम होते हैं। हाँ। अब आइए बच्चों, मैं आपको एक बार सारा बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने और कौन से आपको करने हैं। मैं आपको पूरा फर्स्ट से बता रहा हूँ, हमने सारे कर लिया। अगर आपको कोई रह गया होगा तो वो आप कर लीजिएगा, जो मैं कटवा रहा हूँ वो मत करना। 1, 2, 3 करने हैं, मतलब कर लिए हमने। 4, 5, 6, 7 मैं आपको वो बता रहा हूँ जो नहीं करने। 8, 9 करने, 10, 11 रिवीजन के लिए कर दीजिए। 12 कट कर दीजिए, 12 कट कर दीजिए। 16 कट कर दीजिए। 12 भी कट करना है ना? 12 एंड 16 कट कर दीजिए। 12 और 16 कट कर दीजिए। $25 कट कर दीजिए। 25 और 29 कट कर दीजिए। 29 और 34, 35 और 34 एंड 35। अब हमें क्या करना है बच्चों? देखो, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसी चैप्टर का एक बेसिक वो हम फ्राइडे को करेंगे 4 to 5। ठीक है? 4 to 5, 5:15 हमारे दोनों चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ये पूरा यूनिट ही खत्म हो जाएगा कैपिटल बजटिंग का। फिर मंडे से हम सेकंड यूनिट पे चलेंगे अपने। ठीक है बच्चों? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? तो जिसका भी एग्जाम है, शायद निष्ठा और मनन, सॉरी उसका एग्जाम है मोहित का, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए। सर, इलस्ट्रेशन 4.4 में बी पार्ट जो है उसमें क्या करना है? 4.4 पे आ जाओ भाई। हाँ जी, बी पार्ट छोड़ दीजिए बच्चों, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं, इसको रहने दो। ये मेथड रहने दो, आज तक नहीं पूछा गया। ठीक है? हाँ, ऑल ओके बच्चों? कुछ पूछना है किसी को? नहीं। नो सर। चलिए फिर मिलते हैं परसों 4 बजे। और हमारा चैप्टर जो इसके पहले वाला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बजटिंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें भी 8-9 है, हम 2-3 क्लास में कर लेंगे। ठीक है? तो आप अपनी रिवीजन शुरू कर दीजिए इसके अपने एग्जाम के। ओके बच्चों, किसी को कुछ पूछना तो रुक जाइए, अदरवाइज बाय बाय। 4 बजे फ्राइडे को। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।